हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी बायोटो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका पार्ट 3 मतलब आज लास्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 है यूट्यूब चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। तो आज पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और उसमें पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, देन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। एंड डिजॉर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे कौन से डिजॉर्डर हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या पढ़ेंगे ना, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, और मीडियम में कौन हेल्प करता है, ब्लड। इससे क्वेश्चन बनता है, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड, द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है कौन से प्रोसेस में ज़्यादा होता है, किसके साथ, तो 97% कब होता है, जब वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ब्लड के थ्रू। एंड 3% कब होता है, 3% उसका ट्रांसपोर्ट होता है जब वो डिजॉल्व होता है कौन से स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, जब डिजॉल्व हो जाता है। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। तो हमें क्या पता चला, आरबीसी सबसे ज़्यादा किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि आरबीसी ने बोला 97% ऑक्सीजन को लेता है, जबकि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। हर 70% ऑफ इट्स इज कैरिड आउट एज बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड का 70% किस हिस्से में जाता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब किसको बोलते हैं, बाइकार्बोनेट हम बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे HCO3 माइनस को बाइकार्बोनेट बोलेंगे। तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितना परसेंट जाता है, 70%। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीजन जब बाइंड होता है आरबीसी के साथ 97%, 3% प्लाज्मा के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर जाता है डिजॉल्व स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% जाता है आरबीसी के थ्रू, 70% जाता है एज बाइकार्बोनेट। एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 7% किस में जाता है ना, डिजॉल्व स्टेट में। जो जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन जाता है, वैसे 7% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी याद रहेगा। ऑक्सीजन का क्या है, 97% जा रहा है आरबीसी के साथ, 3% जा रहा है प्लाज्मा के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% जा रहा है आरबीसी के साथ, 70% जा रहा है बाइकार्बोनेट के साथ, एंड 7% जा रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ, डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा के साथ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर पिगमेंट है, और इसमें आयरन है। आयरन कैसे पता चलेगा, हेम है, हेम प्रोटीन, आयरन प्रोटीन है। तो आरबीसी, ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब अगर ऑक्सीजन बाइंड हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ, देखो ऑक्सीजन बाइंड हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में, मतलब क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ तो इससे ये फिर से ब्रेक भी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग भी हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। इससे क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को जो बाइंड होता है रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होता है या इरिवर्सिबल, नहीं रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, बाइंड हो जाने पर उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, तब उसका सैचुरेशन आएगा। याद रखना, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. पार्शियल प्रेशर मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बोला था। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एयर में सब कुछ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ होता है, लेकिन उससे हमें जानना है कि एयर में ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर हमें जानना है, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोला, पार्शियल प्रेशर कार्बन, ये डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड होगा। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, वो उसका बाइंडिंग कौन से चीज़ के ऊपर या कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब पीएच कितना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, एंड टेम्परेचर कितना है, आर द फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग।
ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन, जब ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल, जब हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो सैचुरेशन कर्व देखने को मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है ना, सिग्मोइड कर्व। ये एस जैसा दिख रहा है ना, तो ये एक सिग्मोइड कर्व है। ये सिग्मोइड कर्व कब दिखता है, जब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और वह उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बोला है कि ग्राफ में दिया है। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं सिग्मोइड कर्व को, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, जो हमने यहाँ पे बोला कि कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं उसको। सो ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इन द alveoli where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, lesser H+ concentration and lower temperature, the factors all are favorable for the formation of oxyhemoglobin। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, अल्वियोल में ऑक्सीजन तब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होगा, H+ आयन कम होगा कंसेंट्रेशन और लो टेम्परेचर होगा। तो इसी कंडीशन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा अल्वियोल में। Whereas in the tissue where low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, high H+ concentration and higher temperature exist, तो टिश्यू में तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, टिश्यू में डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। क्यों डिसोसिएट होता है, क्योंकि टिश्यू का कंडीशन ही वैसा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पहले से कम है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई H+ है एंड हाई टेम्परेचर है, इसीलिए टिश्यू में ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन अल्वियोली में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। तो these are the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the long surface and get dissociated at the tissue। तो हमें पता चला, हम जो रेस्पिरेशन में पहले वाला वीडियो में बोला था, रेस्पिरेशन जो होता है कैसे होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो कहाँ तक जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर लॉन्ग सरफेस तक जाता है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकलना होता है वो डिसोसिएट होता है, टिश्यू के पास आता है, इसलिए टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम होता है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen। अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कितना ml ऑक्सीजन बाइंड हुआ होगा, 5 ml ऑक्सीजन। कहाँ तक जाएगा, टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ही मतलब डिलीवर करता है टिश्यू के पास। ये सिग्मोइड कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन कितने हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। एंड बोला है ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब बनेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन तब बनेगा जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, लेसर H+ हो एंड लोअर टेम्परेचर हो, तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट, अच्छा हमने पहले पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन जब बाइंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमने बोला कि अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो वो बनेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो उसको बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये कितना परसेंट होता है, अबाउट 20 to 25%। 20 to 25% क्या होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसे है, उसके अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड करेगा। Partial pressure of oxygen is the major factor which could affect this binding. When partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur. कार्बन डाइऑक्साइड कब बाइंड होगा, जब उसका प्रेशर ज़्यादा है, उसका प्रेशर टिश्यू पे ज़्यादा है, इसीलिए टिश्यू के पोजीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। लेकिन लंग्स के सरफेस पे क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसीलिए लंग्स के सरफेस पर ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। Whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, alveoli कहाँ पे, लंग्स में है, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बामिनो डिसोसिएशन होता है और ऑक्सीजन बाइंड होता है। ये क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहला था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। अब डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके साथ बाइंडिंग होके। अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द alveoli।
RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase enzyme किसके पास होता है? RBC के पास होता है. And minute quantities of the same is present in the plasma. प्लाज्मा के पास उसका बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी प्रेजेंट है, लेकिन मोस्टली ये किसके पास है? RBC के पास है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. ये एंजाइम का काम क्या है ना? दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन. अच्छा, कौन सी रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है? पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुआ, वहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा? RBC में जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट H2CO3. H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन प्लस H प्लस आयन. एट द टिश्यू साइट हर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई. टिश्यू में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा ड्यू टू कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन का मतलब हमें मेटाबोलिज्म प्रोसेस पता है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं खाना, उसका कैटाबोलिज्म होता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है. कैटाबोलिज्म का मतलब जिस प्रोसेस में ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा बाई प्रोडक्ट के हिसाब में, और वो कहाँ पे होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस टिश्यू लेवल पे, टिश्यू पे. सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड H प्लस आयन. तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ H2CO3 को, वो फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा HCO3 माइनस H प्लस को, बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन को. एट द अल्वेओलर साइट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो. टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है, अल्वेओली पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है. द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए होगा क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है. देखो, ये रिएक्शन इसी तरह चलेगा, चेंज कर देता हूँ आपके लिए कलर. रिएक्शन इसी तरह चलेगा टिश्यू के पास, इस तरफ चलेगा लंग्स के पास, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. इसीलिए बोला कि द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहाँ पे फॉर्म हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा आपका अल्वेओली के पास. ठीक है. 10 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल. तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट फॉर्म मतलब HCO3 माइनस के फॉर्म में ट्रैप होता है टिश्यू के पास, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अल्वेओली इज रिलीज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड. अल्वेओली के पास मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन टिश्यू के पास वो किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस के फॉर्म में होता है. मैंने बोला ये वाला जो रिएक्शन इस तरफ आ गया है वो होता है टिश्यू के पास, लेकिन बैक ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे होता है? लंग्स के पास. सो क्या बोला? एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे ना? 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी करता है? हमने बोला 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या पढ़ा? 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड. 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, जबकि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कौन? 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी बाइंड नहीं हुआ है, मतलब डिसोसिएट हो चुका है. देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. पहले हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा कि रेस्पिरेशन रेगुलेशन मतलब रेस्पिरेशन का कैपेसिटी कितना होता है, लंग्स का कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी. उसके बाद पढ़े रेगुलेशन जो होता है मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का. अभी हम पढ़े हुए रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है. ह्यूमन बींग्स हैव significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. बॉडी टिश्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रिदमिकली ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं. दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम. और ये जो कंट्रोल होता है हमारा रेगुलर रेस्पिरेशन का, ये कहाँ से होता है? न्यूरल सिस्टम, नर्व सिस्टम से होता है. स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजियन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है वो ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम का कहाँ पे उसका सेंटर प्रेजेंट होता है. तो ये याद रखना, मेडुला रीजन पे प्रेजेंट रहता है. और उसका काम क्या है ना? ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन. तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन के लिए प्राइमरी रोल कौन प्ले करता है? मेडुला रीजन में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो काम करता है. अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का पॉन्स वायरोली जो रीजन होता है ना, तो पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में अनदर रेगुलेशन सेंटर है, उसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. उसको क्या बोला जाता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. ये ब्रेन का जैसे स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला पोजीशन जो है इसको हम पॉन्स बोलते हैं.
मेडुला पोजीशन है यहाँ पे, तो इससे रेस्पिरेशन कंट्रोल रिस्पॉन्स रीजन पे होता है एंड मेडुला रीजन पे होता है। फिर क्या बोला है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पहला होता है मेडुला रीजन पे जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा होता है पोन्स रीजन पे जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। Moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center can reduce the duration of the inspiration and thereby alter the respiratory rate. अच्छा, वो respiration को कैसे रेगुलेट करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को ही अल्टर करते हैं। रेस्पिरेटरी को रेट को अल्टर करना मतलब आइदर वो इंस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपिरेशन को। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि न्यूरल सिग्नल क्या करते हैं ना, रिड्यूस कम कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ए केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसके लिए सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है। केमो सेंसिटिव बोला है तो सेंसिटिव किसके लिए है, केमो। केमो का मतलब केमिकल्स, कौन से केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड हाइड्रोजन आयन, दो केमिकल के लिए वो सेंसिटिव है, केमो सेंसिटिव बोला गया। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, दूसरा हाइड्रोजन आयन के लिए। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा, केमो सेंसिटिव एरिया है तो वो एक्टिव हो जाएगा। वो क्या करेगा, व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arch and carotid artery can also recognize changes in carbon dioxide and H+ ion concentration. अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी या फिर H+ ion का कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज हुआ तो उसके वजह से रेस्पिरेशन रेगुलेशन होगा। कैसे, पहले हमने बोला उसको रेगुलेशन करने के लिए एक केमोसेंसिटिव एरिया है जो कि रिदमिक सेंटर के पास प्रेजेंट है, वो करेगा पहला। दूसरा कौन करेगा, आर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। आर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी का काम क्या है, आपके नेक के रीजन के पास जो गया है आर्टरी, वो वाला कैरोटिड आर्टरी। एंड आर्टिक आर्च का मतलब बॉडी के जो इंटेस्टाइन वाला पोजीशन, वहाँ से जो ब्लड सप्लाई होता है वहाँ उस तरफ से भी रेगुलेट हो सकता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ तो। एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर टू रिमेडियल एक्शन। आपका रिदम सेंटर कहाँ पे है, एक है मेडुला के पास, दूसरा है पोन्स के पास। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। देखो, आपने बोला ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो अल्वेओली के पास जाएगा, आपका प्रोसेस ठीक चलेगा। लेकिन रेगुलेशन के लिए ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, रेगुलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और H+ चाहिए। इसलिए बोला है क्या, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है रेगुलेशन में। रेगुलेशन में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, H+, वो ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग केमोसेंसिटिव एरिया भी काम करेगा और आपका आर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी भी काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ से कंट्रोल होता है, कौन से आयन उसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजॉर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से कौन से डिजॉर्डर्स होते हैं। पहले क्या बोला है, अस्थमा। अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में अगर व्हीजिंग हुआ इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर किसी एलर्जी कोई चीज़ की वजह से तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है, इसलिए उसको अस्थमा, उस पेशेंट को अस्थमा पेशेंट बोलते हैं। एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिजॉर्डर। क्रोनिक का मतलब समझ जाना कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब डेथ है, फाटल टाइप का डिजॉर्डर है एम्फाइसेमा। इन विच अल्वेओलर वॉल्स आर डैमेज्ड। देखो, अल्वेओलर वॉल ही डैमेज हो रहा है, वहीं पे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ अल्वेओलर वॉल ही डैमेज हो रहा है। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। आपका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। वन ऑफ द मेजर कॉज, अच्छा इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, उनको एम्फाइसेमा होता है। क्यों, क्योंकि उनका अल्वेओली का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है और ये क्रोनिक डिजॉर्डर है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर। ऑक्यूपेशनल क्या होता है ना, इन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट पार्टिकल भी बहुत खराब है। कहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा मिलता है, जो ग्राइंडिंग या फिर स्टोन ब्रेकिंग माइनिंग एरिया में जो लोग काम करते हैं। दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। देखो, अगर आप 1-2 दिन के लिए ऐसे एरिया में जाओगे तो ठीक है, आपका बॉडी कोप अप करेगा। लेकिन अब अगर आप बहुत टाइम से ही वहाँ पे माइनिंग एरिया पे काम कर रहे हो या फिर ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग एरिया पे काम कर रहे हो तो उसके लिए आपका बॉडी कोप अप नहीं करेगा, तो आपको होगा रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर ही होगा। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। देखो, फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस किस वजह से होता है, अगर लॉन्ग एक्सपोजर हुआ, अगर आपने बहुत टाइम तक उसी एरिया में रहते गए या फिर काम करते गए तो आपका इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होगा and thus causing serious lung damage. Workers in such industry should wear protective masks. इसीलिए बोला जाता है ना, प्रोटेक्टिव मास्क पहनो,
और हाथ पैर सब कुछ को कवरिंग करके रखो, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल है या फिर जो भी केमिकल्स वगैरह है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर ना कर पाए, आपके बॉडी या स्किन को टच ना कर पाए। तो ये सारे चीज़ क्या थे, रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर। पहले अस्थमा, उसके बाद एम्फाइसमा, उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये पार्ट 3 था। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा है पूरा एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी का। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।